हे हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है परिमल आडे और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू नाउ। बिकॉज जैसे यूएस मार्केट्स में अभी सिचुएशन डेवलप हुई है तो नैस्डैक ये जो इंडेक्स है दैट इज डाउन बाय मोर देन 30%। S&P 500 जो एक ब्रॉडर इंडेक्स है दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज आल्सो डाउन बाय मोर देन 20%। सो ऑफिशियली दीज टू इंडाइसेस, और अगर S&P 500 को हम ब्रॉडर लेवल पे मार्केट बोल रहे हैं तो इन अ वे यूएस स्टॉक मार्केट्स आर इन अ बेयर फेज। तो ये तो क्लियरली यहां पे समझ में आ रहा है बिकॉज जो टेक्निकल डेफिनेशन है बेयर मार्केट की, अगर कोई मार्केट 20% से ज्यादा गिरता है सो ऑटोमेटिकली उसको माना जाता है वो बेयर मार्केट है। सो उसमें बेयर मतलब यूएस मार्केट्स जा चुके हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बारे में हम बात करेंगे सो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी $120 पर बैरल के ऊपर है। अगर यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड की हम बात करते हैं सो वो यील्ड है 3.43% की, विच इज अगर 2011 के से अब तक की सबसे हाईएस्ट लेवल पे ये पर्टिकुलर यील्ड अभी हमें नजर आ रही है। सो इन अ वे डेट एज एन एसेट क्लास वहां पे अच्छी तरीके से पोजीशन होता हुआ नजर आ रहा है। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ा पैसा जो होता है वो दो एसेट क्लासेस में जाता है, एक है इक्विटी और दूसरा है डेट। तो अभी तक तो मतलब जो हमने 2020 और 21 में जो एक स्टुपेंडस रैली देखी है इक्विटी एसेट क्लास में, उसका सबसे बड़ा रीजन था टीना इफेक्ट। व्हाट इज दैट टीना इफेक्ट? देयर इज नो अल्टरनेटिव इफेक्ट। तो वो बहुत ज्यादा प्ले आउट हो रहा था इक्विटी एज एन एसेट क्लास के लिए, एंड दैट्स व्हाई लुकिंग एट डेट एसेट क्लास जहां पे 0.5% 1% के इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे थे, तो विजाविज अगर इक्विटी एसेट क्लास में जो अर्निंग्स थी, यील्ड थी, वो ज्यादा नजर आ रही थी, एंड दैट्स व्हाई पीपल वर इन्वेस्टिंग और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी एज एन एसेट क्लास। तो वो यील्ड अब 3.43% पे है। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस शायद फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक में नजर आ सकता है। तो ये तो मैंने यूएस मार्केट्स के बारे में बात की। अगर इन्फ्लेशन की भी बात करते हैं यूएस मार्केट्स में, सो दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन इज एट 8.6% और जल्द ही ये इन्फ्लेशन 9% के लेवल्स भी टच कर सकता है। 41 ईयर हाई लेवल पे यूएस का इन्फ्लेशन यहां पे चल रहा है। सो जो एक्टिव पॉलिसी मेकर्स है, जो अभी पॉलिसी मेकर्स वहां पे बैठे हैं, उनकी अगर एवरेज एज हम 60-65 ईयर्स के हम देखते हैं, सो अगर उसमें से 41 ईयर्स हम माइनस कर देते, इट मींस इन अ वे उनके एक्टिव लाइफ में या फिर उनके एक्टिव प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा इन्फ्लेशन देखा है। सो उस इन्फ्लेशन को थ्योरेटिकली कैसे कंट्रोल करना है ये तो उनको पता है, बट प्रैक्टिकली व्हेन यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपने डिमांड को बहुत ज्यादा डैम्पन कर दिया तो उसका इंपैक्ट बहुत ही निगेटिव जीडीपी पे हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई जो टॉक्स ऑफ रिसेशन यहां पे नजर आ रहे हैं कि जिसमें अगर डिमांड वहां पे किल हो जाती है सो फिर उसका जो इंपैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकता है एंड प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। सो इट्स अ सीसॉ बैटल फेडरल रिजर्व नीड्स टू डू। नॉर्मली जब भी रिसेशन की बातें होती है, स्लो डाउन की बातें होती है, तो हमने देखा है ये जो फेडरल रिजर्व है या फिर सेंट्रल बैंक्स है, दे स्टार्ट कटिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट्स। बट अभी कहां से करेंगे इंटरेस्ट रेट्स डाउन, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स आर एट लोअर लेवल्स। तो देन so before cutting the interest rates, they will have to increase the interest rates, and that's why these interest rate hikes will be very aggressive in coming quarters, can dampen the spirit of equity as an asset class। तो ये जो फैक्टर यूएस मार्केट्स में डेवलप हुआ है, ऐसे ही फैक्टर्स इवन ग्लोबल मार्केट्स में भी डेवलप हो रहे हैं। अगर हम ग्लोबल इन्फ्लेशन के लेवल के नंबर्स भी देखते हैं सो दोज नंबर्स आर आल्सो एट 8% प्लस। तो वहां पे भी वो प्रॉब्लम है, मतलब जो अदर सेंट्रल बैंक्स है ग्लोबली, दे आर आल्सो गोइंग टू रेज द इंटरेस्ट रेट्स। अब अगर इंडिया स्पेसिफिक हम यहां पे बात करते हैं, WPI इन्फ्लेशन इज एट 15.88%, CPI इन्फ्लेशन इज एट 7.05%। इंडिया की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है, दैट पर्टिकुलर यील्ड इज आल्सो एट 7.60%। इट मींस द सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न इज देयर इन इंडिया आल्सो, बट स्टिल बट द सिल्वर लाइनिंग विद इंडियन मार्केट्स विज़ यूएस मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमने ये जो चीज़ है हमारे लाइफ में या फिर हमारे जो आरबीआई के प्रोफेशनल्स है उनके लिए लाइफ में पहली बार इन्फ्लेशन नहीं आया है। उनके लिए इन्फ्लेशन हमेशा आता ही जाता है, दे कीप ऑन हैंडलिंग दैट। एंड इसीलिए हमने लास्ट एक महीने के अंदर मई और जून में जो रेट हाइक्स हुए हैं उसमें एग्जैक्टली 0.90% से रेपो रेट हाइक बढ़ते हुए हमने देखे, प्लस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के मेजर्स भी आरबीआई ने यहाँ पे लिए। सो जो एग्रेसिवनेस रिक्वायर्ड होता है
टू हाइक द इंटरेस्ट रेट्स, आई थिंक वो हमारे पास डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। इतना होने के बावजूद अगर हम यूएस मार्केट्स के साथ कंपेयर करते हैं खुद को, सो आवर फॉल इज मच लेसर कंपेयर टू द यूएस मार्केट्स, सो इट्स अ बिग सिल्वर लाइनिंग फॉर अस। सो इन अ वे ये सारे फैक्टर्स जो डेवलप हुए हैं, क्रूड के प्राइसेस हो, इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट्स हो, ये सारे फैक्टर्स जो है वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास के अट्रैक्टिवनेस के अगेंस्ट प्ले हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट 6 to 9 months आर गोइंग टू बी क्वाइट क्रूशियल फॉर इक्विटी एज एन एसेट क्लास। सो देयर आर 2 scenarios which can happen. One, some more corrections can happen in equity market, or the markets will remain there for some more time. तो इसी लेवल पे मार्केट शायद रह सकते हैं, हो सकता है 2, 3, 4, 5 क्वार्टर भी ये सिनारियो डेवलप हो सकता है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो अल्टीमेटली ऐसे स्लगिश मार्केट्स में या फिर फॉलिंग मार्केट्स में व्हाट शुड बी एन इन्वेस्टर्स अप्रोच, कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। तो पहली बात, अगर आप आपके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, भले ही वो स्टॉक्स में हो या फिर आपके म्यूचुअल फंड्स में हो, उन इन्वेस्टमेंट्स को आपने बिल्कुल डिफर नहीं करना चाहिए या फिर स्टॉप नहीं करना चाहिए। मैं बॉटम पे डाल दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसी चीजें बिल्कुल मत कीजिए। वो डिसिप्लिन है। आप आपके फ्यूचर कैश फ्लोज को डिसिप्लिन लगा रहे हो, एंड आपके फ्यूचर गोल्स के लिए, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स है, उनके लिए उन एसेट क्लास को लिंक करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट का अप्रोच होना चाहिए हमारा, वो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए रादर देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड। सो आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन शुड बी द लास्ट स्टेप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, नॉट द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर आप प्रोडक्ट को देख के इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, सो देन आप सिर्फ उसकी प्रोडक्ट के रिटर्न्स पे, वोलेटिलिटी पे कंसंट्रेट करोगे, विच इज वेरी डैम्पनिंग अगर जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे। बट अगर आपने आपके फाइनेंशियल एंगल, प्लानिंग के एंगल से, आपके फाइनेंशियल गोल के एंगल से, इन्वेस्टमेंट होराइजन के एंगल से, रिस्क प्रोफाइल के एंगल से अगर वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है, तो मुझे लगता है वहां पे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। दीज आर द टाइम्स जहां पे आपने आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो फिर से एक बार रीअसेस करना चाहिए। जब मार्केट्स बढ़ रहे होते हैं तब हमें लगता है वी आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, बट जब मार्केट गिरता है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 100 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जब वो 80, 75, 70 रुपए पे आता है, तब आपको पता चलता है कि आपका एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल क्या है। और इसीलिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीअसेस योर रिस्क प्रोफाइल, और अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेक दोज इन्वेस्टमेंट कॉल्स या फिर सिलेक्ट दोज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ये आपने हमेशा यहां पे याद रखना चाहिए। आपके पोर्टफोलियोज में कुछ गलत स्टॉक्स भी हो सकते हैं, कुछ गलत म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। दिस इज अ राइट टाइम टू रीस्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियोज, गो एंड एलोकेट योर मनी टुवर्ड्स क्वालिटी स्टॉक्स, जो बिजनेसेस आपको समझ में आते हैं वहां पे आपने जाना चाहिए। या फिर टेकिंग एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा बिल्कुल मत समझिए व्हाई शुड आई गिव मनी टू अ फंड मैनेजर, व्हाई कांट आई डू इट माई सेल्फ। डेफिनेटली यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो, बट यू शुड बी कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग दैट बिजनेस, taking those investment decisions, and you should be in a position to manage your behavior also, because जब markets गिरते हैं that time हम react करते हैं market को rather than proactively कुछ चीजें करते हैं, या फिर we do not believe in those businesses when the stock prices of those businesses are going down. तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए अगर आप कैपेबल हो क्वालिटी स्टॉक्स एनालाइज करने की, इन्वेस्टमेंट करने की और बिहेवियर मैनेजमेंट करने की, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी रिसर्च पोर्टफोलियो को फॉलो कर सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स को भी फॉलो कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम वहां पे होना नहीं चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर अभी तक का प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच था तो उसको चेंज कीजिए, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग अभी तक नहीं की है तो बैठिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, एनालाइज योर इनफ्लोज, एनालाइज योर आउटफ्लोज, व्हाट इज योर सरप्लस, व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर दोस फाइनेंशियल गोल्स, व्हाट इज योर रिस्क प्रोफाइल। अकॉर्डिंगली यू शुड सिलेक्ट दोज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर लेस देन 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका, तो इक्विटी इज नॉट एन एसेट क्लास टू गो एंड इन्वेस्ट। हाँ, बट अगर 3 से 5 साल का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है, देन यू कैन डेवलप अ हाइब्रिड ओरिएंटेड पोर्टफोलियो जिसमें इक्विटी और डेट हो सकता है। इक्विटी में अगर म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हो तो ओके, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो अवेलेबल। अदरवाइज इट्स बेटर टू स्टिक टू लार्ज कैप स्टॉक्स। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स आर नॉट एन आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर लेस देन 3 to 5 years. उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी लिटिल लॉन्ग टर्म, 10+ years, दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। ये भी आपको समझना होगा कि स्मॉल एंड मिड कैप एनालाइज करने की कैपेसिटी आपके पास है क्या? क्या वो कंपनीज कौन कॉल करती है? क्या आप उनके अर्निंग्स कॉल अटेंड करते हो? क्या आप उन कंपनीज को रिगरसली फॉलो करते हो? अगर इसका कहीं ना कहीं आंसर नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, इट्स बेटर टू गो विथ स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। आई थिंक दे विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू गिव यू गुड रिटर्न्स ओवर द लॉन्गर होराइजन, बिकॉज दीज फंड हाउसेस हैव दोज रिसोर्सेस अवेलेबल विद देम।
5 to 7 ईयर्स का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, यू कैन गो विद लार्ज कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप फंड्स। 7 to 10 ईयर्स के लिए आप मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हो। इसमें आप खुद से भी मतलब स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट करके स्मॉल मिड लार्ज ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के पोर्टफोलियोज बना सकते हो। आई एम नॉट डाउटिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, ओनली थिंग इज दैट डू इट प्रॉपरली, डू इट विथ प्रॉपर रिसर्च अप्रोच एंड नॉट टिप बेस्ड अप्रोच। तो ये एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी। सो दीज आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट टाइम्स, बट इन दीज टाइम्स मैनेजिंग बिहेवियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब यू विल हैव टू डू। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमीन एनीथिंग और डीमोटिवेट यू, बट दीज आर द टाइम, दीज आर टफ टाइम्स। वी विल हैव टू स्टे स्ट्रांग एंड मैनेज आवर बिहेवियर्स, बिकॉज हमने 2008 में भी बेयर मार्केट देखा है, हमने 12-13 में भी बेयर मार्केट देखा है, हमने 16 में भी बेयर मार्केट देखा है, हमने 20 में भी क्रैशेस देखे हैं मार्केट में, बट उसके बाद क्या क्या हुआ है ये भी सारी चीजें हमने देखी है। सो इनहेरेंट जो मतलब क्वालिटी है इक्विटी एज एन एसेट क्लास की या फिर इंडियन इकोनॉमी की, वो पॉजिटिव ट्रेंड में है। अगर यहां पे कुछ चीजें डैम्पन हो जाती है तो देन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट रिटर्न्स फ्रॉम एनी एसेट क्लास। सो दैट्स व्हाई इफ यू आर बैंकिंग ऑन इंडियन इकोनॉमी देन यू शुड बैंक ऑन द इंडियन इक्विटीज ऑल्सो, बट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रॉपरली एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.